हेलो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून। राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल में मैं आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं एवोल्यूशन क्या होता है, मतलब जिसे हिंदी में जीव विकास भी कहा जाता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन, अर्थात पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से वनस्पति तथा प्राणी जगत में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, इवोल्यूशन में जीव विकास मतलब विकास का मतलब क्या है, ये जब समझो, ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी। तो विकास शब्द का मतलब होता है खुलना या छुपी संभावनाओं को उद्घाटित करना, अर्थात विकास का सामान्य अर्थ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्रमिक परिवर्तन से होता है। कहने का मतलब एक स्थान, एक जो परिवर्तन होता है, एक क्रमिक परिवर्तन होता है, उसके बाद और क्या परिवर्तन होता है, एज नॉन एज इवोल्यूशन कहलाता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है एवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले अपन को कुछ टर्म्स वगैरह होती हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो इस बारे में पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिवर्स की जो उत्पत्ति होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। तो 20 बिलियन वर्ष पहले क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, वो आपकी 3.5 है, 4.0 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। आप ये याद रख सकते हैं कि 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। तो वन बाय वन आपको देखते जाना है। यूनिवर्स की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एंड लाइफ जो होता है वो पृथ्वी पर कब आई थी, तो वो आपकी 4 बिलियन वर्ष पूर्व आपकी कहता है लाइफ आई थी। अच्छा, आपने ये पहली बात तो ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह होता है, जिसमें क्या होता है, आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है, अर्थात ब्रह्मांड बहुत ही विशाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, आपको पता होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई ना, तो उस समय बहुत सारे सिद्धांत दिया गए। किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। बहुत सारी थ्योरी दी गई, बहुत सारी थ्योरी को खारिज भी किया गया। कौन सी थ्योरीज अपन आज पढ़ते हैं, कौन सी थ्योरी एडवांस मानी जाती हैं, इसका वन बाय वन करके अपन को देखना होता है। अच्छा, सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसको अपन खारिज कर दिया गया था। और फिर उसके बाद पढ़ना है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, फिर थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया। ये वन बाय वन आपको हर चीज़ बताई जाएगी। अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या होती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये सबसे मतलब जो भी सिद्धांत दिया गया था, ये जो सिद्धांत है इसको कहते खारिज कर दिया गया था। और ये जो सिद्धांत फादर सुरेज नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, जो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वो ऐसे ही सर्जित हुई होगी। अच्छा, कहने का मतलब ये, उन्होंने क्या बोला कि आज जीव पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में है, कोई जंतु, कुत्ता, भेड़, बकरी जिस रूप में है इसी रूप में वो इस जीवन पर आए थे। अच्छा, ये तो गलत बात है, ये तो सही मान्य सिद्धांत माना भी नहीं जा सकता है। हम भी जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, किस प्रकार से हुई है, मिट्टी से हुई, फिर मिट्टी से जल से, इस प्रकार से संबंधित ये सब चीज़ें थी। इसी प्रकार से कहता है हमारी, मतलब कहने का मतलब ये है साफ साफ कि जंतुओं से हमारी उत्पत्ति से, कहते हैं बंदर से। हमारे पूर्वज किसको माना जाता है, बंदर को माना जाता है। और जो हमारे पूर्वज चिंपैंजी वगैरह होते हैं वो अपन से मिलते जुलते भी हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई, बंदरों से हुई है। और इसने बोला कि जीवन व्यक्ति है, इंसान जो भी है, वो इस धरती पर जिस रूप में दिखाई दे रहा है उसी रूप में वो जीवन पर आया था। और क्या बताया इन्होंने ये भी बताया, एक तो ये पॉइंट बताया कि संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। उत्पत्ति के समय से ये जैव विविधता और भविष्य में ऐसी ही रहेगी। पहले उत्पत्ति के समय ये बायोडाइवर्सिटी ऐसी ही थी और इन फ्यूचर देखा जाएगा तो वो भी ऐसी ही रहेगी। और इसने ये ओनली फॉर ये बताया कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। जो सब गलत सिद्धांत दिए उन्होंने, इसलिए इन सिद्धांत को कहता है खारिज कर दिया गया। अच्छा, इस सिद्धांत के बाद में आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अच्छा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले आप समझेंगे एबायोजेनेसिस का मतलब निकालिए। ए मतलब ए यानी अजैविक, एबायो का मतलब होता है अजैविक, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। अच्छा, अजैविक पदार्थों से मतलब
जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? अजैविक पदार्थों या यौगिकों से होती है। इसने क्या बताया? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहा जाता है, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो अजैविक पदार्थों या यौगिकों से होती है। कहने का मतलब एबायोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर से जीवन की उत्पत्ति हुई है। लुइस पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसके बाद उसने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। उसने एक सिद्धांत दिया था स्वैन फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान फ्लास्क जो कहते हैं हंस की गिरवा का प्रयोग भी इसे कहा जाता है, और इन्होंने इस एबायोजेनेसिस की थ्योरी को खारिज कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने बायोजेनेसिस का सिद्धांत भी दे दिया गया। अब आगे जाके देखते हैं। अच्छा, बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से हुई है। ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन की उत्पत्ति है जो पूर्व जीवन से हुई है। अपन सेल बायोलॉजी के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिका से होती है। ये इसने क्या बताया कि बायोजेनेसिस की थ्योरी कहती है कि न्यू लाइफ डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अच्छा, यह सिद्धांत पहला जीवन या पहली कोशिका का निर्माण नहीं समझा पाता है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, बायोजेनेसिस का सिद्धांत ये तो कह के चला गया कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से हुई है। अच्छा, जो मतलब कि कोशिका की उत्पत्ति है, जो न्यू कोशिका की उत्पत्ति किससे हुई? पूर्व कोशिका से हुई है। परंतु उसने यह नहीं बता पाया ना कि जो पहली कोशिका बनी होगी, पहली बार जीवन आया होगा, वो किससे आया होगा। तो ये भी ये नहीं समझा पाया बायोजेनेसिस का सिद्धांत। अच्छा, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या जिसे कॉस्मिक थ्योरी भी कहा जाता है। अच्छा, इस सिद्धांत ने क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पहला जीवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के बाहर से आया होगा। अच्छा, कहने का मतलब होता है ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जीवन जो है वो अंतरिक्ष से आया है। पूर्व विचारकों का भी मानना था कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न ग्रहों में ट्रांसफर हुई होगी और एक पृथ्वी भी उसमें से ही थी। और कुछ खगोल वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि पैनस्पर्मिया, जिसे क्या कहते हैं, सर्व बीजाणु भी कहा जाता है, अभी भी एक पसंदीदा सिद्धांत कुछ लोग इसको भी मानते हैं। और थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, बस सीधी सी बात यह है कि अपन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी सी बात है कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के बाहर से आया है। सबसे अब पढ़ते हैं ओपेरॉन हेल्डन सिद्धांत। ओपेरॉन हेल्डन जब सिद्धांत था, एक दो वैज्ञानिक थे ओपेरॉन और हेल्डन, इन्होंने एक थ्योरी दी कि प्रिमिटिव अर्थ थी, यानी पुरानी जो अर्थ थी ना, उस समय के तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। बहुत अधिक जो ना टेम्परेचर जो था वो बहुत अधिक था उस वक्त। और उस समय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या थे? लाइटनिंग और यूवी विकिरण होते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित थी? मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। ये सारी गैसें क्या था उस समय वातावरण में उपस्थित थी। उस समय जब पृथ्वी पर मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ थी ना, उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ऊर्जा के स्रोत लाइटनिंग और यूवी किरण थे, और वायुमंडल के रूप में मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प थे। और अब हम देखते हैं वहाँ पे कितना है O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस एब्सेंट थी। जब पृथ्वी पर जीवन ओपेरॉन और हेल्डन थ्योरी दी गई थी, उस समय ऑक्सीजन गैस के एब्सेंट था, क्योंकि पुराने समय की बात हो रही। और जब समय अपन पृथ्वी पर जब ऑक्सीजन गैस एब्सेंट होगी तो वातावरण कैसा होगा? अपचाई। वातावरण क्या होगा? अपचाई। और उस समय कहता है, आपको ये सब चीज़ें पॉइंट ध्यान रखना है कि जब 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो उस समय क्या होगा? पृथ्वी बहुत ही एक ज्वालामुखी के एक तरफ फटने लगी होगी, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब धीरे धीरे कितना तापमान में गिरावट हुआ। अच्छा, तापमान कितना 1100 से 1200 कितना है? 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगा। तो उस समय क्या हुआ? धीरे धीरे जिससे तापमान में मतलब कमी हुई तो बादलों का निर्माण होने लगा। अच्छा, बादलों का जब निर्माण हुआ तो उस समय कहता है रेन यानी वर्षा के द्वारा जलीय काय का निर्मित हुआ। जलीय काय कहने मतलब जो तालाब वगैरह ये सब बनने लगे, जलीय बॉडी का निर्मित हुआ। कब हुआ? जब 800 से मतलब 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था उस समय प्रिमिटिव के समय। और जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ होगा तो वो जलीय बॉडी बनी होगी। परंतु आप ये मत सोचना कि 800 और 900 डिग्री पर जलीय बॉडी बनने, नहीं। 1100 से मतलब 1100 1200 से लेकर 800 900 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हुआ होगा ना, तब जाके आपकी ये जलीय बॉडी निर्मित होने लगी। क्योंकि जब 800 या 900 डिग्री पर जब बरसात तो हो जाती थी, परंतु वेपर फॉर्म में वापस के जल ऊपर चला जाता था। क्योंकि जब क्लाउड यानी बादलों का निर्माण हुआ तो बरसात होने लगी, और जिससे बारिश जैसे होने लगी, जैसे ज़मीन पर आती टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, वेपर फॉर्म में पानी जो होता है वो वापस चला जाता था। जो वाटर बॉडीज बनी थी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सकता है। ये तो आपके पता ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या मिट्टी में जो तत्व थे
ये जो मिट्टी में जो कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो क्या है, तो जलीय काय निर्मित हुई, उसके बाद कहता आपकी ऑक्सीजन आ गई थी, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे तत्व कहता है जलीय बॉडी में थे। इन जलीय बॉडी में क्या है, सिंपल शुगर, अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड ये एक्सेट्रा, ये सब कहता है ये जलीय बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर दिया। कैसे कि वाटर बॉडीज में ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व परस्पर अभिक्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों का इन्होंने क्या किया, निर्माण कर दिया। कहने का मतलब ये था कि सारे कहता है जो आपस में कहता मिक्सड हुए, मिक्सड होने से क्या बनता है, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इन सब का निर्माण होने लगा, जिसे क्या बोला था, हेल्डेन और ओपेरॉन नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रीबायोटिक सूप कहा था। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रीबायोटिक सूप किसने कहा, तो हेल्डेन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, जिसमें सिंपल शुगर, अमीनो एसिड और कहता न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जलीय काय में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा इत्यादि सारे तत्व थे। जलीय काय में परस्पर अभिक्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जिसे सरल कार्बनिक पदार्थों को हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने प्रीबायोटिक सूप कह दिया। उसके बाद में कहता है न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो, मतलब कहने का मतलब ये था कि सरल कार्बनिक पदार्थ उसके बाद में जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल गए। किस प्रकार से बदले, तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके आरएनए, न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बन गया। शर्करा किस में बदल गई, कार्बोहाइड्रेट में। अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस में बदल गए, प्रोटीन और वसा में बदल गए। और ये सारे के सारे आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो होते हैं वो आपके जटिल क्या होते हैं, अमीनो जटिल तत्व होते हैं। जब ये कहता है सरल कार्बनिक पदार्थ है, जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और देखा जाए पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, क्योंकि आरएनए में स्व उत्प्रेरक की क्षमता पाई जाती है, यथा सेल्फ क्या होता है, कैटालाइज की क्षमता पाई जाती है, इसलिए आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ लोगों को पता होगा कि पहला आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाता है तो डीएनए बोलते हैं, डीएनए नहीं होता है। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, आरएनए होता है। अच्छा, कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में अब क्या हुआ कि बायोजेनेसिस की थ्योरी ने क्या बोला कि नॉन लिविंग पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। बायोजेनेसिस की जो थ्योरी आई उसने क्या बोला कि जीवन की उत्पत्ति कहता है पूर्व जीवन से हुई है। तो इसके बीच कुछ लोग इसको मान नहीं रहे थे, तो इसलिए कि एक और कहता है, एक और कार्बनिक यौगिकों का जो मिश्रण जिसे प्रोटोबायोंट कहा जाता है, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ है नॉन लिविंग मेटल में कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियोटाइड और ये प्रोटीन का निर्माण तो मतलब बाद में होता है। इससे आपको देखना है कि कार्बनिक पदार्थ, नॉन लिविंग जो कार्बनिक पदार्थ से पहली सजीव कोशिका कैसे बनी होगी। अच्छा, अजैविक पदार्थों से पहली सजीव कोशिका कैसे बनी होगी, तो इसलिए आपको देखना होगा कि अजैविक कार्बनिक पदार्थ थे और पहली सजीव कोशिका जब बनी उनके बीच में कुछ कार्बनिक यौगिकों का मिक्सर बना था जिसे प्रोटोबायोंट कहा जाता है। अच्छा, ये प्रोटोबायोंट दो प्रकार के थे, कोजेरवेट्स और माइक्रोस्फीयर। किस प्रकार बने ये आपको आगे देखेंगे। जो पहली कोशिका बनी उसके बाद में कहते बायो, ये तो देखो जब पहली कोशिका बनी होगी जिसको बायोजेनेसिस नाम दे दिया, और उसके बाद में कहता है यहाँ से यहाँ तक कार्बनिक पदार्थ प्रोटोबायोंट्स, और फर्स्ट सेल बनी इसे एबायोजेनेसिस कह दिया। जैसे पहली कोशिका बनेगी उसे बायोजेनेसिस नाम दे दिया गया था। ठीक है, प्रोटोबायोंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होते हैं प्रोटोबायोंट्स। प्रोटोबायोंट्स दो प्रकार के, कोजेरवेट्स और माइक्रोस्फीयर। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को जल में मिक्स कर दिया जाता है। जो भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो होते हैं उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो मेटाबॉलिज्म के रूप में कार्य करते हैं। और मेटाबॉलिज्म किस में देखने को मिलता है, एक सजीव कोशिका के अंदर ही उपापचय देखने को मिलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, कोजेरवेट्स नाम दे गया। माइक्रोस्फीयर क्या होता है, अमीनो एसिड का जो मिक्सर था उसे गर्म किया, फिर वापस ठंडा किया और फैटी एसिड के साथ यानी वसा के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से कहता है लिपोसोम यानी प्लाज्मा झिल्ली, लिपोसोम बना, लिपोसोम से प्लाज्मा झिल्ली बन गई। कोजेरवेट्स के थ्रू सजीव कोशिका में कोजेरवेट्स के थ्रू क्या था, उपापचय देखा गया सजीव कोशिका के अंदर। और माइक्रोस्फीयर के साथ ये भी देखा गया कि उसमें कहता प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। ओपेरॉन हेल्डेन सिद्धांत का प्रायोगिक जो प्रमाण था वो स्टैनले मिलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। स्टैनले मिलर 1953 में आया था। ओपेरॉन हेल्डेन सिद्धांत का उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। स्टैनले मिलर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट 1953 में इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क की सहायता से, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क था, एक इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क डाले, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस थी जो कि 2:1:2 में थी। कंडेंसर भी उपयोग में आया था। इसमें कंडेंसर का क्या काम था, और उसमें सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या क्या निर्मित किए गए, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और एलेनिन को यूज लिया गया था।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में केवल 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 बातें मेनली आपको ध्यान रखनी होती है, या 3। कौन कौन सी? पहला सवाल ये बनता है कि स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट में कितने डिग्री टेम्परेचर का यूज किया गया था? तो वो होता है आपका 800 से 1000 डिग्री टेम्परेचर का। कौन कौन सी गैसें उस समय उपस्थित थी, या स्टैनले मिलर के अंदर स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन कौन सी गैसें सम्मिलित थी? तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें क्या है उपस्थित थी स्टैनले मिलर के समय। और ओपेरन और हेल्डन ने जो सिद्धांत दिए थे उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प भी उपस्थित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टैनले मिलर के इसमें भी ये देखना है मीथेन, अमोनिया, वाटर और जल वाष्प। ये देखिए आप, ये क्या है जल वाष्प उपस्थिति, ये 4 चीज़ें आप एक दूसरा सवाल आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा, सरल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से निर्मित हुए थे? तो वो आपका एलेनिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जो थे वो आपके सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में इनका निर्माण हुआ था।